नमस्कार। मैं शकील साजिद आपके साथ लेकर आया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम चर्चा है डीए न्यूज की तरफ से। आज शरद पूर्णिमा है। जी हाँ, शरद पूर्णिमा में बचपन में हम लोग, हमारा जो इलाका था रमण मंदिर फाफाडी, रायपुर के पूरे इलाके जहाँ पे जय अम्बे मात का उत्सव होता था, तो शरद पूर्णिमा की रात को बहुत शानदार खीर बनती थी। और मुझे आज भी याद है कि पूरा बचपन लगातार कई कई कटोरे खीर खाना, कुल्हड़ में खीर खाना, ऐसा लगता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। शरद पूर्णिमा की एक और ख़ास बात मेरे छोटे भाई पत्रकार साथी, बड़ी हस्ती आज की डेट पे उमा शंकर व्यास जी ने एक बार बताई थी कि शरद पूर्णिमा के दिन पैदा होने वाले लोग होते भी बड़े अच्छे हैं। एक दो अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितने मिले हैं बड़े अच्छे हैं। पैदा होने वाले लोगों से एक बात, इसके आसपास पैदा होने वाले लोग में मेरा प्यारा भतीजा, मेरे दोस्त पप्पू बड़वाई का बेटा अंकित बड़वाई भी है, जिसका आज बर्थडे है। तो साथियों, चलिए, ये तो रही कुछ और बातें, चर्चा है में हम आगे बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा, अच्छे लोग, शानदार लोग, खूबसूरत लोग। जी हाँ, आज 6 अक्टूबर का एक और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री की वो हस्ती विनोद खन्ना। और विनोद खन्ना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, ये खूबसूरत गीत में बेहद आइकनिक जो आपकी वो थी, इसके उनके साथ की हीरोइन सिमी ग्रेवाल, जो बाद में बहुत सारे शोज़ की एंकरिंग की, और मुझे लगता है कि हिंदी टीवी जगत में उनके जैसे एंकरिंग हिंदी और अंग्रेजी में बहुत कम लोगों ने की है। उनके साथ जितने खूबसूरत विनोद खन्ना साहब लगे थे, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हम सभी को रश्क होता है उससे। फिल्म इम्तिहान का खूबसूरत गीत, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। फिल्म कुर्बानी में फिरोज खान जैसे डैशिंग को भी अपने से थोड़े से कम बताते हुए विनोद खन्ना और उनके ऊपर फिल्माया गया बेहद प्यारा गीत, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बहुत ही शानदार इन खूबसूरत गीतों के साथ फिल्मी पर्दे पर दिखने वाले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे गबरू डैशिंग जवान विनोद खन्ना का जन्मदिन है। बधाई हो। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के उन खास सितारों में से एक थे जिनका फिल्मी सफ़र बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायी रहा। उन्होंने कैरियर की शुरुआत सुनील दत्त साहब की फिल्म मन का मीत से खलनायक के तौर पर की, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और अलग अंदाज से जल्द ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। आज 6 अक्टूबर को जन्मदिन के मौके पर उनका याद किया जाना लाजमी है, हम जैसे लोगों के, जिन्होंने अपना बचपन डैशिंग विनोद खन्ना के साथ गुजारा है। क्योंकि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक अलग सोच और पहचान रखने वाले दार्शनिक इंसान थे। जी हाँ, विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। भारत पाक बंटवारे के वक्त उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन शुरुआत में उनके पिता इसके खिलाफ थे, मगर बेटे की लगन और जुनून देखकर उन्होंने एक्टिंग को मंजूरी दे दी, और यहीं से विनोद खन्ना के सफ़र की असली शुरुआत हुई। 1968 में उन्हें पहली बार फिल्म मन का मीत में खलनायक का रोल मिला। उस दौर में विलेन का किरदार निभाना आसान नहीं था। प्राण, अजीत, प्रेमनाथ, जीवन, रंजीत, एक से एक स्टार विलेन थे, लेकिन विनोद खन्ना ने अपनी दरदार स्क्रीन प्रेजेंस और लुक से इसे खास बना दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है फिल्म मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने ही मैन धर्मेंद्र के खिलाफ निगेटिव रोल किया था, और निसंदेह कई दृश्यों में धर्मेंद्र जैसे शानदार खूबसूरत ही मैन के ऊपर भी वो भारी पड़े थे। मैं ये खुद अपना अनुभव बता सकता हूँ आपको। एक से खूबसूरत गाने, और ख़ास तौर पे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इस गाने में दिखने वाले विनोद खन्ना मुझे बरसों याद रहे डाकू जबर सिंह के तौर पर।
धीरे धीरे उन्हें बतौर हीरो भी काम मिलने लगा और 1971 में एक फिल्म आई मेरे अपने, जिसमें विनोद खन्ना, मीना कुमारी, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी, असरानी, पेंटल, बहुत शानदार दो गुटों की लड़ाई की यह फिल्म थी, श्याम और छैनू। शाम जाने से पहले ये भी सुनते जाओ कि मेरे पास भी पिस्तौल है। उस वक्त का ये आइकॉनिक डायलॉग, शानदार फिल्म। इसके बाद एक उन्होंने कई हिट फिल्में दी, अमर अकबर एंथोनी, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कुर्बानी आपके फिरोज खान के साथ, परवरिश एक बार फिर अमिताभ बच्चन, हेरा फेरी अमिताभ बच्चन, दयावन फिरोज खान, हाथ की सफाई में वो सहायक नायक थे, सहनायक थे। लेकिन मुझे आज भी ये कहने में कोई शिकवा यानी शक नहीं है कि कई बार रणधीर कपूर जैसे शानदार व्यक्तित्व के मालिक पे भी वो भारी पड़ रहे थे। खास ये रहा कि विनोद खन्ना ने खुद को न कभी किसी स्टारडम में उलझने दिया और न ही दूसरों से तुलना की। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, फिरोज खान जैसे बड़े कलाकारों के साथ किया, लेकिन अपनी एक अलग जगह बनाई। उस दौर में अमिताभ बच्चन के बराबर कोई जोड़ी लगती थी तो वो विनोद खन्ना की थी। खासतौर पे अमर अकबर एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में 1980 के दशक में वो सबसे ज़्यादा फेस लेने वाले एक्टर्स बन चुके थे। लेकिन इसी वक्त उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिन्होंने सभी को चौंका दिया और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश की शरण में अमेरिका चले गए। पूरी तरह से आध्यात्म में लीन हो गए और लगभग 5 साल तक फिल्मी दुनिया से गायब रहे। 1987 में फिल्म इंसाफ के जरिए उन्होंने वापसी की और फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके अभिनय को कई अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें दादा साहब फाल्के जैसा अवार्ड भी मिला, जो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। राजनीति में भी कदम रखा और बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव जीते। विनोद खन्ना सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक जिम्मेदार नेता और सोचने समझने वाले इंसान भी थे। 27 अप्रैल 2017 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनका अंदाज लोगों के दिलों में जिंदा है। विनोद खन्ना बेशक एक ऐसा नाम है जिसे भूला पाना आसान नहीं है। डीए न्यूज़ और शकील साजिद की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी सी जो खतरनाक है, खासतौर पर बच्चों के लिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप, जो खांसी की वजह से ली जाती है, के कारण बच्चों की मौतों के बाद कई राज्यों ने इस दवा पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने इस मामले में चेतावनी जारी की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल जैसे कई राज्यों ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड में भी इसकी बिक्री पर पूरी तरह रोक है, जबकि उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पंजाब, बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी इस दवा के मामले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक और बच्ची की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 10 हो गई। राजस्थान में भी 4 बच्चों की मौत के बाद वहां की सरकार ने इस दवा को बनाने वाले कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी। ये सिरप तमिलनाडु की एक कंपनी श्री सन फार्मा द्वारा बनाया जाता है। कंपनी की फैक्ट्री की जांच में बैच SR13 में खतरनाक केमिकल डाइथिलिन ग्लाइकल DEG पाया गया, जिसकी मात्रा तय सीमा से काफ़ी ज़्यादा थी। इस वजह से तमिलनाडु सरकार ने तुरंत इस दवा पर रोक लगा दी और दूसरे राज्यों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश सरकार की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। वहां के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल ने कहा कि सैंपलों की जांच में कोई हानिकारक तत्व अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ताज़ा कार्रवाई तमिलनाडु के रिकॉर्ड के बाद होगी। छिंदवाड़ा जिले में सर्दी जुकाम के बाद बच्चों को पेशाब रुकने की समस्या हुई है, जिससे किडनी फेल हो गई। जी हाँ, बड़ी गंभीर बात है और कई बच्चों की मौत हो गई। अब तक 12 बच्चे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के औषधि विभाग ने बताया कि तमिलनाडु की जांच रिपोर्ट में डाइथिलीन ग्लाइकल की मात्रा
48.6% पाई गई है, जबकि उसकी अधिकतम सीमा 0.1% होती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। राजस्थान सरकार ने भी जयपुर की एक कंपनी के 19 दवा उत्पादों पर रोक लगा दी है, जो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दी जाती थी। हालांकि वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बच्चों की मौत खांसी की दवा से नहीं हुई है, ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कोल्ड्रिफ सिरप पर पूरी तरह रोक लगा दी है और इसे सरकारी व निजी अस्पतालों में भी इस्तेमाल नहीं करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में इस दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। पंजाब बंगाल में संबंधित विभाग नज़र रख रहा है। झारखंड में रोक है और लोगों से कहा है कि वे अपने पास मौजूद इस दवा का इस्तेमाल ना करें। हिमाचल प्रदेश में भी नेक्सा डीएस नामक कफ सिरप के उत्पादन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार ने इसे वापस मंगाने का आदेश दिया है। दवा विभाग ने 5 कंपनियों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की निगरानी में केंद्र और राज्य की टीमों ने जांच प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना जांच के कोई कफ सिरप न लेने की अपील की है। आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर एक बड़ी अच्छी खबर। विष्णुदेव सरकार और केंद्र सरकार को इसके लिए शत शत बधाइयाँ। पहली बार एक राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग मिली है। ये सुरंग 2.79 किलोमीटर लंबी है और रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाले आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। सबसे खास बात यह है कि इस टनल का काम सिर्फ 12 महीनों में पूरा कर लिया गया है, जिसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। यह सुरंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने बनाई है। 4 अक्टूबर को ये टनल तैयार हुई और इसी के साथ राज्य ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज की। फिलहाल सुरंग का एक हिस्सा यानी लेफ्ट साइड का काम पूरा हुआ है, जबकि दोनों टनलें पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगी तो रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी तय करने में काफ़ी कम वक्त लगेगा। इससे न केवल सफ़र आसान होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और दूसरे कामों में भी तेजी आएगी। NH 130 CD पर बनी ये सुरंग NHAI की अभनपुर यूनिट ने बनाई है। ये सुरंग ट्विन ट्यूब यानी 2 सुरंगों वाली है, जिसमें हर दिशा के लिए अलग रास्ता होगा। जब पूरा गलियारा बन जाएगा तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। लोगों के आने जाने से लेकर माल ढुलाई तक सब कुछ ज़्यादा आसान और तेज होगा। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस काम को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये सुरंग एक समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम है और उनका मानना है कि अच्छी सड़क और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था राज्य की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन और लोगों के सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और NHAI की टीम को इस काम के लिए बेहद धन्यवाद दिया है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। सोशल मीडिया पर भी लिखा है कि पहाड़ों के पार अब उम्मीदों की राह बनी। सिर्फ इंजीनियरिंग की सफलता नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा पहल है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बनी ये पहली सुरंग राज्य को नई पहचान देने वाली है और इससे कारोबार बढ़ेगा, विकास के नए रास्ते खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 के दौरान खनिज से जुड़े 3 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इनमें खनिज ऑनलाइन 2, DMF पोर्टल 2 और रेत खदानों के नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल शामिल है। सभी पोर्टल का उद्देश्य खनन क्षेत्र को पारदर्शी, डिजिटल और आसान बनाना है, जिससे विकास को और गति मिल सके, पारदर्शी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर राज्य है। यहाँ कोयला, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, हीरा और तांबे जैसे खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। हाल की खोजों में यह साबित हुआ है कि राज्य में क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों जैसे कि लिथियम का भी अच्छा भंडार है। उन्होंने कहा कि इन खनिजों का समझदारी से उपयोग करना और इसके जरिए उद्योगों का संतुलित विकास करना राज्य और देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस मौके पर कुछ अहम समझौते भी किए गए।
आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ के खनन विभाग के बीच और कोल इंडिया व छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के बीच एमओयू साइन किए गए हैं। साथ ही 5 खनिज ब्लॉकों के लिए निविदाएं एनआईटी जारी की गई हैं। 9 खदानों के लिए प्रिफर्ड बीडर के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024-25 में राज्य को खनिजों से 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व मिला है। इसके अलावा डीएमएफ से 1673 करोड़ रुपए का फंड आया है, जिससे 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है। अब तक कुल 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और 5 नए ब्लॉकों के लिए टेंडर जारी हैं। खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए डीएमएफ पोर्टल 2 की मुख्यमंत्री ने खास तौर पर सराहना की। इस पोर्टल के जरिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्रबंधन आसान हो सकेगा। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को इस पहल के लिए सम्मानित भी किया है। रेत खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि नई रेत नीति 2025 से पारदर्शिता बढ़ी है। अब जल्द ही 2000 से ज़्यादा रेत खदानों की ई नीलामी की जाएगी, जिसके लिए नया रिवर्स ऑक्शन पोर्टल शुरू है। खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0 की बात करें तो यह पहले वाले सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके जरिए खनन से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और इसकी निगरानी भी आसान हो। इस पूरी पहल के जरिए छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश में खनन प्रबंधन के लिए एक मॉडल राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में ये राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। ये था हमारा आज के चर्चा है के कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा और आपसे ये अनुरोध है कि आपको भी अगर लगता है कि कोई ऐसा विषय है जो अभी चर्चा में है और छूट रहा है तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। शकील साजिद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।